नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक नई कहानी में स्वागत है। इस कहानी के बारे में ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि कहानी अपनी पहचान खुद बनाती है। आप कहानी सुन सकते हैं, क्या पता ये कहानी आपके दिल में भी अपनी पहचान बना ले। जैसे जैसे सूरज धीरे धीरे पश्चिम में डूब रहा था, लियान जनजाति के लोगों ने पेट भर लिया। ये उनके लाइफ में पहली बार इतना बड़ा भोजन था। इतने लंबे समय तक भूखे रहने के बावजूद पेट भरकर खाना उनके लिए एक बड़ी खुशी थी। भोजन समाप्त करने के बाद उसे पचाने का समय आ गया। एक्सरसाइज के लिए बाहर जाना पाचन क्रिया को बेहतर बनाने के सबसे अच्छे तरीकों में से एक था। लियान जनजाति के लोग कौन से एक्सरसाइज करते हैं? उनके लिए एक ही चीज इंतजार कर रही थी, वो थी पुराने हिसाब किताब बराबर करना। आदर्श की वापसी से सबको पता चल गया कि विक्रम ने उनके साथ मूर्खता का व्यवहार किया था। विक्रम ने लोगों का खून पिया था और उनका मांस खाया था। उसने जो कुछ भी किया वो उसके अपने भविष्य की योजना का हिस्सा था। लोग इतनी बुरी तरह से भूखे मर गए, ये सब विक्रम के कारण हुआ। हास्यास्पद बात यह थी कि वे मूर्खतापूर्वक अपनी सारी आशाएं विक्रम पर टिकाए हुए थे और उसकी प्रशंसा कर रहे थे। जो लोग पीड़ित थे वे निश्चित थे, वे हमेशा विक्रम द्वारा उत्पीड़ित किए गए थे, इसलिए वे उससे घृणा करते थे। अब आदर्श पर भरोसा करके वे किसी तरह अच्छा खाना खा पाए थे। विक्रम न केवल उनका दुश्मन था बल्कि उनके रक्षक आदर्श का भी दुश्मन था। चाहे अपने लिए हो या आदर्श के लिए, वे विक्रम को नहीं छोड़ेंगे। विक्रम के अपंग हो जाने के बावजूद उनकी बदला लेने की प्यास नहीं बुझी। अगर वे अपने हाथों से बदला ना लेते और दुश्मन को यूं ही मरने देते तो कौन ऐसा चाहेगा। यहां तक कि विक्रम के गुर्गे भी विक्रम से नफरत करते थे। अगर विक्रम न होता तो क्या वे आदर्श को अपना दुश्मन बनाते? यदि वे उससे शत्रुता न करते तो क्या आज उन्हें भोजन न मिलता? विशाल जंगल के लोगों की सोचने की शैली बहुत ही विशेष थी। अगर आदर्श उन्हें खाना नहीं देता था तो वे आदर्श से नफरत नहीं करते थे क्योंकि वो ताकतवर था। विशाल जंगल के लोग अवचेतन रूप से मानते थे कि ताकतवर ही कमजोरों का भाग्य तय करता है, इसलिए वे नफरत करने की हिम्मत नहीं करते थे और न ही नफरत करने का कोई मतलब था। लेकिन वे भूख से मर रहे थे और उन्हें अपना गुस्सा निकालने के लिए एक पंचिंग बैग की जरूरत थी। ये पंचिंग बैग कोई कमजोर ही हो सकता था। अब वो कमजोर कौन था? जाहिर है वो विक्रम था। इस अपंग पूर्व मालिक ने उनकी उजड़ी हुई हड्डियों के बदले उनका खाना छीन लिया था और फिर भी बुरी तरह नाकाम रहा। उसका कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ था जिससे वे भूखे मर रहे थे। इसलिए चाहे आम लोग हों या विक्रम के पुराने गुर्गे, सभी ने विक्रम पर अपना निशाना साधा। विक्रम जनता का नंबर 1 दुश्मन बन गया था। इसलिए उस शाम गुस्साए ग्रामवासियों का एक समूह विक्रम से बदला लेने के लिए कुलपति के घर के परिसर में घुस आया। उन्होंने अपना गुस्सा निकालने का तरीका सीधा और सरल अपनाया। उन्होंने विक्रम के घर पर गोबर फेंक दिया। उन्हें लगता था कि विक्रम लियान जनजाति के लिए दुर्भाग्य लेकर आया है। अगर विक्रम न होता तो क्या वे भूखे मर जाते? इस दुर्भाग्य को दूर करने के लिए गोबर का इस्तेमाल जरूरी था। लेकिन गांव में अब कोई मवेशी नहीं बचा था, इसलिए गोबर की मात्रा लिमिटेड थी। अगर फेंकने के लिए पर्याप्त नहीं हुआ तो क्या होगा? चतुर ग्रामवासी स्वर्ण रक्षक के शिविर में गए और सींग वाले जानवरों का गोबर खोद कर निकाला। इन सींग नुमा जानवरों को खाने पीने की जरूरत नहीं थी, फिर भी ये एक बार में ही पूरा पेड़ खा सकते थे, इसलिए इनका मल अद्भुत था। इन्हें रखने के लिए एक गाड़ी भी काफी नहीं थी। लगभग 7 ग्रामवासियों ने बड़े चाव से उस सींग वाले जानवर का मल इकट्ठा किया। ये तो कमाल की बात होगी। लोगों का मानना था कि सींग वाले जानवरों के मल का असर गाय के गोबर से ज्यादा होता है। आखिरकार सींग वाला जानवर मवेशियों से 100 गुना ज्यादा शानदार होता है। नतीजा ये हुआ कि लगभग सींग वाले जानवरों का मल कुलपति के परिसर में बरसने लगा। आदिवासी बुजुर्गों का एक समूह डर के मारे भाग गया और लियान जनजाति के मूल कुलपति बीमार पड़ गए थे। विक्रम अपंग थे, इसलिए कुलपति की सारी उम्मीदें धराशायी हो गईं और वे बीमार पड़ गए। कुछ लोग अपनी जिंदगी जीने के लिए आध्यात्मिक आधारशिलाओं पर डिपेंड थे। जब आध्यात्मिक आधारशिला ढह जाती है तो उनमें जीने की इच्छा खत्म हो जाती है। किसी ने भी क्रोधित भीड़ को नहीं रोका। इतनी जल्दी लियान जनजातीय कबीले का कुलपति परिसर गोबर से ढक गया। इस बारे में इतने महान आयोजन के साथ हम छोटू को कैसे भूल सकते हैं? एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने खुद को आदर्श का अनुयायी बनने के लिए समर्पित कर दिया था, छोटू आदर्श के प्रति अपनी वफादारी दिखाने का कोई भी अवसर नहीं छोड़ता था। दरअसल छोटू इस घेराबंदी के सूत्रधारों में से एक था। भीड़ में सबसे ऊंचा कूदने वाला वही था। सींग वाले जानवर का गोबर फेंकने में वो सबसे ज्यादा मेहनती था। उसने एक फावड़ा लिया और कुलपति के परिसर में मल के टुकड़े फेंके और उसने ये नापाक काम किया। उसने खिड़कियों पर निशाना साधा ताकि घर मल से भर जाए। घर में लेटे हुए विक्रम बड़ी मुश्किल से जीवित रह रहा था और जल्द ही वो मल से ढक गया। तभी एक आदिवासी बुजुर्ग जिसका विक्रम से खून का रिश्ता था, हिम्मत जुटाकर चुपचाप पैट्रियार्क के परिसर में घुस गया। मल की धार के नीचे उसने विक्रम को मल के ढेर से बाहर निकाला। सींग वाले जानवर का सारा गोबर फेंक दिए जाने के बाद भी छोटू संतुष्ट नहीं था, इसलिए वो चिल्लाया, दोस्तों चलो इसे आग लगा दें।
विशाल जंगल के लोग अंधे थे, किसी के नेतृत्व में उन्होंने सबने रिएक्ट किया। इस तरह एक के बाद एक मशालें जलाकर पैट्रियार्क के परिसर में फेंकी गईं। देखते ही देखते परिसर एक बड़ी लपट में बदल गया। आग की लपटें आसमान तक पहुंच गईं। ये आग आदर्श के घर को जलाने वाली आग से 10 गुना ज्यादा भयानक थी। आदर्श पहाड़ों में खड़ा होकर दूर से आग को देख रहा था। कुछ ही महीनों पहले यही विजन घटित हुआ था। उस समय विक्रम ने भोजन डिस्ट्रीब्यूट किया था, आज आदर्श ने भोजन डिस्ट्रीब्यूट किया। पहले दुष्ट लोग अच्छा खाना खाते थे और दयालु लोगों को सताया जाता था। आज दयालु लोगों को खाना खिलाया जाता है और दुष्टों को भूखा रखा जाता है। उस समय प्रिया को घेर लिया गया था और घर को गाय के गोबर और आग से जला दिया गया था। अब कुलपति के परिसर को घेर लिया गया था और लगभग सींग वाले जानवरों के गोबर और आग से कुलपति का परिसर जल रहा था। ये सब कर्म चक्र था। आप जो बोते हैं वही काटते हैं। आदर्श ने अचानक आह भरी। इस दुनिया में अच्छे लोगों को जरूरी नहीं कि इनाम मिले, बुरे लोगों को जरूरी नहीं कि सजा मिले। दुनिया निष्पक्ष नहीं थी। वो दुनिया को केवल अपनी कैपेसिटी के अनुसार ही निष्पक्ष और न्यायपूर्ण बना सकता था। आदर्श कोई संत नहीं थे, नहीं उन्होंने विश्व शांति के लिए कोई एफर्ट किया था। इस तरह की सोच प्रैक्टिकल नहीं थी। हालांकि आदर्श की इच्छा थी कि जिस भूमि पर वो दावा करेगा वहां उसे ऐसा अन्याय न देखने को मिले। दयालु लोगों को आनंद मिलना चाहिए और दुष्टों को दंड। ये आदर्श की सरल लेकिन सुंदर इच्छा थी। सूरज पूरी तरह डूब चुका था। आदर्श जब पूर्वी नदी के झरनों के पास पहुंचा तो आसमान अंधेरा हो गया था। 100 मीटर की ऊंचाई से गिरने पर पानी में गड़गड़ाहट हुई और कान के पर्दे में कंपन होने लगा। आधे महीने बाद आदर्श इस जानी पहचानी जगह पर वापस आ गया था। आदर्श ने पहले यहां विशाल जल में ड्रैगन नृत्य का अभ्यास किया था और ज्योति से भी मिला था। आदर्श ने एकाग्रता से अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने प्रशिक्षण शुरू किया। उसने अपनी उड़ने वाली मछली वाली पोशाक उतार दी और सूखे लिनेन के कपड़े पहन लिए। उसकी हर हरकत आनंददायक तो थी ही, साथ ही उसमें एक्सप्लोसिव शक्ति भी थी। जब उसने कुछ कर्तव्य पूरे कर लिए तो आदर्श को कुछ महसूस हुआ और उसने अपना सिर घुमाया। तारों भरे आसमान के नीचे सफेद कपड़ों में एक लड़की किसी परी की तरह चट्टान पर खड़ी थी। मिस ज्योति। आदर्श मुस्कुराया क्योंकि वो जानता था कि ज्योति आएगी। उस समय आदर्श ने इस झरने पर ज्योति के साथ मुकाबला किया था। बिना एक शब्द कहे ज्योति आगे बढ़ी और नरम तलवार से एक ठंडी तलवार की किरण चांदी के सांप की तरह आदर्श की ओर वार किया। ज्योति की तलवारबाजी में एक अवर्णनीय आकर्षण था। ये एक सुंदर नृत्य की तरह था। आदर्श ने ध्यान केंद्रित किया और उसके पैरों ने उसके शरीर को हिलाया और उसके कंधों की एक चाल के साथ उसका शरीर छाया की एक सीरीज में बदल गया। सूक्ष्मता। आदर्श मुश्किल से ज्योति की तलवार से बच पाया। हालांकि ऐसा लग रहा था कि वो खतरनाक तरीके से बच गया, लेकिन हर चाल आदर्श के हिसाब से थी। सब कुछ सटीक और बिल्कुल सही था। आप सूक्ष्मता में और अधिक कुशल होते जा रहे हैं। ज्योति ने अपनी तलवार म्यान में डाली और आदर्श की प्रशंसा की, लेकिन उसने अचानक कहा, अब तुम सूक्ष्मता की छोटी सफलता के स्टेज पर हो। अपने प्रतिद्वंद्वी के बल का उपयोग करके तुम उनके हमलों से बच सकते हो, लेकिन तुम अभी भी सूक्ष्मता की बड़ी सफलता के स्टेज से कुछ दूर हो। सूक्ष्मता की बड़ी सफलता का लेवल क्या है? आदर्श ने विनम्रता से उससे पूछा। ज्योति चट्टान से नीचे उतरी और अपने माथे के बाल धीरे से पहुंचते हुए बोली, तुम्हें सूक्ष्मता की बड़ी सफलता का स्टेज खुद ही सीखना होगा। अगर कोई तुम्हें सिखाए तो वो तुम्हारा नहीं होगा और शायद तुम्हारी समझ को भी लिमिट कर दे। मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें कहीं ले जाऊंगी। ओह! आदर्श ने सिर हिलाया। वो ज्योति के साथ जाने ही वाला था कि उसने उसे हाथ बढ़ाते देखा। वो नाजुक हाथ जो जेट की तरह सफेद था, आदर्श के सामने फैला हुआ था। मुझे अपना हाथ दो, ज्योति ने बहुत स्वाभाविक रूप से कहा। अरे! आदर्श कुछ देर के लिए हक्का बक्का रह गया। उसने उसके खूबसूरत हाथों को देखा और हिचकिचाया। हाथ पकड़ना, ये ठीक नहीं है। आदर्श को कुछ उम्मीदें थीं, लेकिन उसे थोड़ा अपराध बोध भी था क्योंकि ज्योति बहुत ज्यादा पवित्र लग रही थी। वो नहीं चाहता था कि उसे ईशनिंदा का दंश झेलना पड़े। लेकिन पीछे मुड़कर देखें तो पहले भी उन्होंने हाथ जोड़े थे। फिर से हाथ मिलाना कोई बड़ी बात नहीं थी। आदर्श ने हल्की सांस ली और उस खूबसूरत हाथ को धीरे से थाम लिया। उसकी पतली उंगलियां सफेद और छूने में मुलायम थीं। ऐसा लग रहा था मानो उसकी कोई हड्डी ही न हो। उसे थामे हुए उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने पानी की धार थाम रखी हो। उसकी त्वचा बहुत ठंडी है। आदर्श जब भी ज्योति की त्वचा को छूता उसे यही एहसास होता, मानो ज्योति पानी से बनी हो। वो जो एहसास देती थी वो बारिश जैसा था जो ताज़ी हवा का झोंका दे रहा था। चलो चले, ये कहते हुए उसका शरीर तैरने लगा। रात की हवा में उसकी स्कर्ट लहरा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे चांगेर चांद के महल की ओर उड़ रही हो। और ज्योति के पीछे आदर्श था जिसने एक खिंचाव महसूस किया। उसके बाद उसका शरीर हल्का हो गया और वो अचानक उड़ गया। कान के पास से बहती हवा के साथ आदर्श बादलों के बीच तैर रहा था। उसके पैर तेजी से झरने से दूर जा रहे थे और ऊपर के तारे उसके करीब आ रहे थे। आदर्श स्तब्ध था। उड़ना!
आकाश में उड़ने के लिए केवल मांस और हड्डियों का उपयोग करना। आदर्श ने नीचे देखा और अंधेरे में उसे सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ दिखाई दिए। जो चीजें लोगों को निराश करती थीं, बड़े बड़े पहाड़ और नदियां जिनके बीच से गुजरना अभेद्य था, अब तुच्छ लग रही थीं। वे उसके पैरों के नीचे से आश्चर्यजनक गति से गुजर गईं। ये एहसास बेहद अद्भुत था। अनंत अंधकार में झिलमिलाते तारों के नीचे चांदी का चांद आसमान में लटक रहा था। सफेद कपड़े पहने ज्योति ने आदर्श को थामा हुआ था, जो लिनेन के कपड़े पहने हुए था। वे धीरे धीरे चांद के पार उड़ते हुए दूर किसी स्थान की ओर बढ़ रहे थे, पीछे स्वप्न सी परछाइयां छोड़ते हुए। ज्योति के साथ उड़ना आदर्श के लिए बस एक झटका ही था। सिर्फ हाड़ मांस के साथ आकाश में उड़ना उसके लिए पहली बार था। सभी इंसानों ने बिना किसी सहायता के उड़ने का सपना देखा था, और ये मार्शल आर्ट्स के अभ्यास से हासिल किया जा सकता था। आदर्श और ज्योति ने लगभग 2 घंटे तक उड़ान भरी। जब उन्हें लगा कि उन्होंने लगभग 500 मील की यात्रा कर ली है, तो ज्योति ने आदर्श के साथ नीचे उतरना शुरू कर दिया। वे एक शांत और ठंडी घाटी में उतरे। वहां लगातार ठंडी हवा के झोंके चल रहे थे, जिससे किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाते थे। ज्योति ने आदर्श का हाथ छोड़ दिया और कहा, हम यहां हैं। अपने हाथों की कोमलता खोकर आदर्श को पुरानी यादें ताजा हो गईं, लेकिन जल्द ही वो अपने सामने की विशाल घाटी की ओर आकर्षित हो गया। ये तो आदर्श की पलकें फड़क उठीं। उसे घाटी के भीतर से धीमी गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था मानो अंदर कोई भयानक अस्तित्व छिपा हो। इतना ही नहीं, स्वर्ग पृथ्वी युआन क्यू बहुत घना था, लेकिन इससे उसे असहजता महसूस हो रही थी। कुछ भयावह लग रहा था। ज्योति ने कहा, यह उजाड़मान घाटी है। ये क्लाउड वाइल्डरनेस के भीतर एक विशाल घाटी है। ये घाटी 10,000 मील तक फैली हुई है और उत्तर में एक उजाड़ खुले मैदान से जुड़ी हुई है। ज्योति ने जिस उजाड़ खुले मैदान का जिक्र किया था, वो क्लाउड बियाबान की उत्तरी सीमा थी। हालांकि सीमा शब्द का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन ये क्लाउड बियाबान का अंत नहीं है। उजाड़ खुला मैदान क्लाउड बियाबान से कहीं ज्यादा बड़ा था। इसके भीतर हर तरह के शक्तिशाली आदिम उजाड़ जानवर रहते थे। ये वैभव दिव्य साम्राज्य के कंट्रोल से बाहर था। उजाड़ खुले मैदान में आमतौर पर एक भी प्राणी नहीं रहता था, क्योंकि मानव स्वामी भी बिना सोचे समझे वहां घुसने की हिम्मत नहीं करते थे। ज्योति ने कहा, उजाड़ मानव घाटी के किनारे खूंखार जानवरों से भरे हुए हैं। क्या आप यहाँ स्वर्ग पृथ्वी युआन क्यूई को महसूस कर सकते हैं? ये स्वर्ग पृथ्वी युआन क्यूई इंसानों को परेशान कर सकती है। इस स्वर्ग पृथ्वी युआन क्यूई को उजाड़ लोगों की शक्ति भी कहा जाता है। ये वही है जो उजाड़ और खूंखार जानवरों को सबसे ज्यादा पसंद है। उजाड़ मानव घाटी, जहां खूंखार जानवर सुप्त अवस्था में पड़े हैं। आदर्श की भौहें तन गईं। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ज्योति उसे ऐसी जगह ले आएगी। बादलों के जंगल में उजाड़ जमीनें और अद्भुत जगहें थीं। उजाड़ जमीनें उजाड़ों की शक्ति से भरी थीं और यहीं उजाड़ जानवर इकट्ठा होते थे। और आश्चर्यलोक आध्यात्मिक शक्ति से भरे हुए थे, इसलिए मनुष्य आश्चर्यलोक को पसंद करते थे। अद्भुत भूमि और उजाड़ भूमि को मिश्रित रूप में अरेंज किया गया था और साथ मिलकर उन्होंने विशाल क्लाउड वाइल्डरनेस का निर्माण किया। आदर्श का ये पहली बार था जब वो उजाड़ जानवरों के इलाके में कदम रख रहा था। पहले जब वो लियान और प्रताप कबीलों के बीच आने जाने के लिए एक सींग वाले जानवर पर सवार होता था, तो स्वर्ण रक्षक उजाड़ जमीनों से बचते थे और न्यूट्रल रास्ते चुनते थे, जो न तो उजाड़ जमीनें थीं और न ही अद्भुत दुनिया। स्वर्ग पृथ्वी युआन क्यू, वीरानियों की शक्ति। आदर्श ने अपने दिल में फुसफुसाया। उसके दिल में बैंगनी क्रिस्टल के साथ उसका एक आध्यात्मिक संबंध था। दिल की धड़कन के साथ बैंगनी क्रिस्टल स्पंदित हुआ, जिससे एक छोटा सा भंवर बन गया। आदर्श के शरीर में प्रवेश करने वाली वीरानियों की शक्ति एब्जॉर्ब हो गई और धीरे धीरे शुद्ध ऊर्जा में बदल गई। जब ये ऊर्जा आदर्श के शरीर में प्रवेश कर गई, तो असुविधा पहले ही गायब हो चुकी थी। इस प्रकार आदर्श को लगा कि उजाड़ भूमि और अद्भुत भूमि के बीच कोई अंतर नहीं है। बैंगनी क्रिस्टल सचमुच एक अनमोल खजाना है। आदर्श के मन में मिलीजुली भावनाएं थी। उसने बैंगनी क्रिस्टल के बारे में एक और बात सीखी थी। बैंगनी क्रिस्टल में ऊर्जा का उच्चतम लेवल का कंडक्शन होता था। ये ऊर्जा की एक दिव्य आर्टिफैक्ट थी। ऐसा लग रहा था कि ऊर्जा का कोई भी रूप बैंगनी क्रिस्टल की पकड़ से बच नहीं सकता। आप जब आदर्श के शरीर के भीतर उजाड़ की शक्ति बैंगनी क्रिस्टल द्वारा एब्जॉर्ब हो गई, तो ज्योति ने कुछ नोटिस किया और आश्चर्य से आदर्श को देखा। आदर्श ने अपना सिर छुआ। वो चौंक गया, क्योंकि ज्योति की सेंसेस बहुत तेज थीं। जब उसने वीरानियों की शक्ति को एब्जॉर्ब किया, तो शायद उसने कुछ बदलाव लाए होंगे जिन्हें ज्योति ने भांप लिया था। ज्योति को आदर्श के शरीर में कुछ भी गड़बड़ नहीं लगी, बल्कि उसे लगा कि ये एक गलती है। उसने उत्सुकता से सिर हिलाया और कहा, कुछ नहीं, मैं किसी दिन अपने परिवार के पास लौट जाऊंगी। ओह! आदर्श थोड़ा स्तब्ध रह गया। अचानक ये सुनकर कि उसे ज्योति से अलग होना है, वो हिचकिचाने लगा। एक खूबसूरत महिला का साथ पाकर ये बहुत खुशी की बात थी। इसके अलावा ज्योति अपनी ताकत को भी कई गुना बढ़ा पाया। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम अपने मालिक का इंतजार कर रहे थे? मैं इंतजार नहीं कर सकती, ज्योति ने सिर हिलाया। मेरे परिवार में कुछ चल रहा है जिसके लिए मुझे वापस आना होगा। इसके अलावा मेरे गुरु जिस रहस्यमय लोक में गए थे, उसका लेवल उनकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा लग रहा है।
उन्होंने मुझे सूचित किया है कि वे रहस्यमय लोक की खोज में 1 साल या उससे भी ज्यादा समय बिताएंगे। ज्योति की बातें सुनकर आदर्श दंग रह गया। किसी रहस्यमय क्षेत्र की खोज में 1 साल या उससे भी ज्यादा समय लग जाता है। ज्योति ने आदर्श के आश्चर्य को देखा और कहा, 1 साल तक खोज करना लंबा समय नहीं माना जाता। कुछ रहस्यवादी क्षेत्र एक फ्रीडम दुनिया है। वे इतने विशाल हो सकते हैं कि वे बादलों के जंगल से भी बड़े हों। ऐसे क्षेत्र से होकर गुजरने में लंबा समय लगेगा। इसके अलावा रहस्यवादी क्षेत्र एक गूढ़ एरे द्वारा बंद होता है। ये एरे किसी ऋषि या महान सम्राट द्वारा स्थापित की गई हो सकती हैं। समय बीतने के साथ एरे कमजोर हो सकती है, लेकिन एरे को भेदने में अभी भी काफी समय लगेगा। चूंकि मेरे गुरु और मार्क्विस वेन्यून लंबे समय तक रहस्यवादी क्षेत्र में रहेंगे, इसलिए स्वर्ण रक्षक के सामूहिक रूप से क्लाउड वाइल्डरनेस छोड़ने की पॉसिबिलिटी है। जब ऐसा होगा तो आप वैभव दिव्य साम्राज्य की भूमि में प्रवेश करेंगे। ज्योति के शब्द सुनकर आदर्श ने सांस ली। वैभव दिव्य साम्राज्य, हृदय भूमि। वो अंततः क्लाउड वाइल्डरनेस को छोड़कर विशाल दुनिया की ओर बढ़ रहा था। मिस ज्योति, मैं वैभव दिव्य साम्राज्य जा रहा हूं और आप अपने परिवार के कुल में लौट जाएंगी। क्या हम फिर कभी मिलेंगे? हम करेंगे, ज्योति मुस्कुराई। मैं जल्द ही चली जाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें कुछ और सजेशन दूंगा ताकि तुम तब तक और बेहतर बन सको जब तक तुम पर्पल ब्लड के क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर लेते। पर्पल ब्लड? आदर्श की आंखें चमक उठी। मार्शल आर्ट्स में तथाकथित पहला कदम पर्पल ब्लड का क्षेत्र विशाल जंगल में कई योद्धाओं का सपना था। पर्पल ब्लड योद्धा होने के नाते कोई भी अकेले खड़े होने की कैपेसिटी रखता था और यहां तक कि किसी छोटे कबीले का छोटा राजा भी बन सकता था। बैंगनी रक्त क्षेत्र ने अनगिनत लोगों को आगे बढ़ने से रोक दिया था। 10,000 में से केवल एक ही ऐसा कर सकता था। आदर्श के लिए मध्य मैदानों में प्रवेश करना और अपना घर स्थापित करना अधिक शक्ति के बिना पॉसिबल नहीं था। आदर्श लंबे समय से बैंगनी रक्त क्षेत्र में प्रवेश करना चाहता था। हरा अमृत खाने के बाद भी आदर्श ने जड़ी बूटियों का एसेंस पूरी तरह से नहीं पचाया था। उसे लगा कि वो बैंगनी रक्त के राज्य से बस आधा कदम दूर है। आज मैं तुम्हें इस वीरान मानव घाटी में इसलिए लाई हूं ताकि तुम खूंखार जानवरों से लड़ सको। इससे तुम्हें असली युद्ध का एक्सपीरियंस मिलेगा, ज्योति ने गहरी घाटियों को देखते हुए कहा। ज्योति की बातें सुनकर उसकी आंखें उत्साह से चमक उठीं। खूंखार जानवरों से लड़ना कैसा नजारा होगा? ये सोचते ही आदर्श के खून में गर्माहट दौड़ गई। विशाल जंगल के एनवायरनमेंट में इंसान और जानवर ग्रुप एक दूसरे के दुश्मन थे, लेकिन आज तक आदर्श ने कभी किसी असली और भयानक जानवर से लड़ाई नहीं की थी। उसे इस बात का पछतावा था कि वो क्लाउड के जंगल को बिना किसी जानवर से लड़े ही छोड़ रहा था। तुम जिन भयंकर जानवरों को मारोगे, मैं उनके अवशेषों को रिफाइन करूंगी। उन अवशेषों को हरे अमृत के साथ खाने से तुम्हें पर्पल ब्लड के लेवल तक पहुंचने में हेल्प मिलेगी। ज्योति ने आदर्श की मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने पहले भी उसे हरा अमृत दिया था, इसलिए आदर्श उसकी इस काइंडनेस से दुखी हो गया। मिस ज्योति, आप मेरी मदद क्यों कर रही हैं? ज्योति थोड़ा हिचकिचाई और बोली, चूंकि तुम जानना चाहते हो तो बताने में कोई हर्ज नहीं है। जब मैं पैदा हुई थी तो मेरे परिवार ने तय किया कि मैं यिन मेरिडियन के साथ पैदा हुई हूं। इसकी वजह से मेरी साधना में एक रुकावट आएगी जिसे मैं कभी पार नहीं कर पाऊंगी। ओह, आदर्श हैरान रह गया। उसने पहले कभी यिन मेरिडियन के बारे में नहीं सुना था। यिन मेरिडियन को टर्मिनेटेड मेरिडियन भी कहा जाता है क्योंकि इन्हें जोड़ने का कोई तरीका नहीं है। लेकिन अजीब बात है कि जब मैं तुम्हारे शरीर के संपर्क में आती हूं तो मुझे कभी कभी अपने मेरिडियन एक्टिव होते हुए महसूस होते हैं। मुझे तुम्हारे शरीर पर अपने टर्मिनेटेड मेरिडियन के लिए एक उम्मीद की किरण दिखाई दी है। हालांकि ये उम्मीद अभी छोटी है, पर ना होने से तो बेहतर है। हो सकता है जब तुम और स्ट्रांग बनोगे तो ये उम्मीद भी और बड़ी हो जाए। जब ज्योति ने ये बात कही तो उसके चेहरे पर उदासी छा गई। उसने सिर उठाकर तारों से भरे आकाश की ओर देखा और एक लंबी सांस ली। आदर्श दंग रह गया। ज्योति पर सच में टर्मिनेटेड मेरिडियन का बोझ था। भले ही आदर्श को बहुत कुछ समझ नहीं आया, पर वो टर्मिनेटेड शब्द से इसका मीनिंग समझ गया था। उसने पिछली रात हुई पाम ट्री वाली घटना को ज्योति से जोड़ा। ज्योति ने अपना कोई सीक्रेट बताया था, तो शायद यही वो सीक्रेट था। आदर्श को ये इमेजिन करना मुश्किल लग रहा था। उसके लिए ज्योति की ताकत बहुत ज्यादा थी और वो एक ऐसी प्रतिभाशाली लड़की थी जिसकी कोई सीमा नहीं थी। लेकिन वो असल में टर्मिनेटेड मेरिडियन के साथ पैदा हुई थी। इन मेरिडियन के बावजूद उसमें इतनी अद्भुत टैलेंट कैसे हो सकती थी? अगर उसके पास ये मेरिडियन न होते तो उसकी ताकत कहां तक पहुंच पाती? आदर्श हैरान रह गया। ये दुनिया वाकई बहुत बड़ी थी और एक्सपर्ट से भरी थी। उसे गहराई से एहसास हुआ कि चाहे उसे कितने भी रिजल्ट मिले हों, वो अभी बस शुरुआती लेवल पर था। उसका रास्ता अभी लंबा था। अपना हाथ मुझे दो। ज्योति ने एक बार फिर अपना हाथ बढ़ाया। वही मखमली और सफेद हाथ। चांदनी में वह जेट की तरह चमक रहा था, जिसने आदर्श को चकाचौंध कर दिया। वाइल्ड ह्यूमन वैली में खतरा छिपा है। कुछ पौधे भी नरभक्षी राक्षस हैं। तुम अभी चीजों को समझ नहीं पा रहे हो और सिर्फ अपनी आंखों का इस्तेमाल कर सकते हो। इस अंधेरी वैली में ये बहुत डेंजरस होगा। मेरा हाथ पकड़ लो, मैं किसी भी खतरे से बच सकती हूँ।
अगर तुम मुझसे अलग हुए और कोई रॉन्ग स्टेप उठाया तो तुम किसी जाल में फंसकर जानवरों के पेट में जा सकते हो और पल भर में खाए जा सकते हो। ज्योति की बात बेबुनियाद नहीं थी। वाइल्ड ह्यूमन वैली खतरों से भरी थी। वहां के राक्षस न सिर्फ इंसानों को मारने में माहिर थे, बल्कि वे भेष बदलने और छिपकर अटैक करने में भी माहिर थे। आदर्श ने अपने सूखे होंठ गीले किए और ज्योति का हाथ पकड़ लिया। दोनों धीरे धीरे हाथों में हाथ डाले उबड़ खाबड़ वाइल्ड ह्यूमन वैली में चले गए। ज्योति के साथ वाइल्ड ह्यूमन वैली में जाने का साहस आदर्श को उत्सुकता से भर रहा था। इस समय चांद धुंधला था और हवाएं तेज थीं। वाइल्ड ह्यूमन वैली में बहुत कम रोशनी आ रही थी। आदर्श धीरे धीरे ज्योति के पीछे चल रहा था। वो ज्योति को बिल्कुल नहीं देख पा रहा था। वो बस ज्योति के हाथ को पकड़े हुए अपना हाथ महसूस कर पा रहा था। खामोश अंधेरे में उसे ज्योति के शरीर की हल्की सी खुशबू आ रही थी। वाइल्ड ह्यूमन वैली इतनी शांत थी कि वे एक दूसरे की धड़कनें सुन सकते थे। इस इंगेजिंग एहसास से ऐसा लग रहा था मानो इस दुनिया में बस वे ही दो लोग बचे हों। हालांकि ये सेफ था, लेकिन ज्योति के साथ हाथ में हाथ डालकर चलने से माहौल कुछ अलग हो गया था। ज्योति आगे चल रही थी और अपनी इंद्रियों का उपयोग करके उस एरिया को समझने में सक्षम थी। रोशनी की कमी के बावजूद ज्योति की विजन पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। ऐसा लग रहा था कि अगर वो अपना सिर पीछे घुमा लेती तो भी आदर्श को देख सकती थी। दरअसल ज्योति को यह मानना पड़ा कि वो आदर्श से संपर्क करने के लिए बहुत इच्छुक थी। आदर्श का हाथ थामना उसके लिए खास तौर पर अच्छा था। ज्योति यिन मेरिडियन के साथ पैदा हुई थी, इसलिए उसका शरीर पानी की तरह ठंडा था। आदर्श का शरीर गर्म था। आदर्श के मेरिडियन में ऐसा लगता था जैसे गर्म एनर्जी का लगातार फ्लो हो रहा हो। यह एनर्जी उनकी त्वचा से होकर बहती थी और ज्योति के शरीर को पोषित करती थी। इससे उसे बेहद आराम मिलता था। यहां तक कि कई बार ऐसा भी हुआ कि आदर्श की वजह से ज्योति की बंद मेरिडियन में कुछ छोटे मोटे चेंज आ गए। इस छोटे से चेंज ने ज्योति को आकर्षित कर लिया। उसे आदर्श का हाथ थामे हुए अपनी पुरानी मेमोरी का एहसास हुआ। जैसे जैसे दोनों धीरे धीरे अंदर गए, आसपास का एनवायरनमेंट और भी अजीब होता गया। हालांकि आदर्श देख नहीं पा रहा था, पर उसे मौत का एहसास हो रहा था। जो काल्पनिक और रोमांटिक भावनाएं उसके मन में थीं, वे सब खत्म हो चुकी थीं। ये वाइल्ड ह्यूमन वैली मौत से भरी थी। यहां उसे बहुत सतर्क रहना पड़ता था, क्योंकि मौत हर मोड़ पर खड़ी थी। अगर कोई सतर्क न रहे तो पल भर में उसकी मौत हो सकती है। हालांकि ज्योति उसकी सेफ्टी कर रही थी। वो इस लड़ाई को लाइफ एंड डेथ का एक्सपीरियंस बनाना चाहता था। ऐसे मौके मिलना दुर्लभ था। आदर्श को लगा जैसे वे नीचे उतर रहे हैं, जैसे वे किसी अंडरग्राउंड गुफा में एंटर कर रहे हों। धीरे धीरे आदर्श को कुछ रोशनी दिखाई दी। ये रोशनी फ्लोरोसेंट मिनरल से आ रही थी। ये चमकदार फ्लोरोसेंट मिनरल घाटी की दीवारों पर बिखरे हुए थे। इस तरह आदर्श की विजन धीरे धीरे वापस आ गई। वो देख सकता था कि ऊबड़ खाबड़ घाटी के भीतर विशाल आकार के पौधे थे। ये पौधे पत्थरों जैसे थे, लेकिन कुछ अलग भी थे। कुछ पौधों के फूल चमकीले और असाधारण थे। फूलों से खून टपक रहा था, क्योंकि फूलों के किनारों पर टेढ़े मेढ़े दांत थे। ये एक विशाल मुंह जैसा था। वहां एक मशरूम भी था जो लगभग 2-3 फुट ऊंचा लग रहा था। वो किसी विशाल छतरी जैसा था। वो चमक रहा था और एक खास खुशबू छोड़ रहा था। मशरूम की टोपी के नीचे जानवरों की हड्डियां दिखाई दे रही थीं। ये हैं नरभक्षी पौधे और जानलेवा मशरूम। नरभक्षी पौधे इंसानों को खा जाते हैं, जबकि जानलेवा मशरूम की खुशबू जहरीली होती है। जैसे ही इसके बीजाणु आपके शरीर में एंटर करते हैं, ये एक नए मशरूम में बदल जाते हैं। ये हड्डियां जो तुम देख रहे हो, ये उसी का रिजल्ट हैं। जैसा कि ज्योति ने बताया, उसके शरीर से एक बैंगनी रंग का इलेक्ट्रिक करंट निकलता था। वो गुनगुनाता था और जब भी मशरूम के बीजाणु ज्योति या आदर्श के पास आते तो वे सभी इलेक्ट्रिक करंट से जलकर राख हो जाते। आदर्श मन ही मन डरा हुआ था। ये विशाल जंगल की वाइल्ड दुनिया थी। इस एरिया में बिना रीजन जाने भी मौत पॉसिबल थी। ज्योति ने कहा, विशाल जंगल में कई ऐसे इम्पॉसिबल स्थान हैं जहां कोई नहीं जाता। ये ऐसे अप्रत्याशित खतरों से भरा है जिनकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन चूंकि वहां कोई नहीं जाता और अजीब एनवायरनमेंट के कारण वहां खजाने बनते हैं। कुछ खजानों की वैल्यू बताना मुश्किल हो सकता है। जब ये विशाल जंगल के दूसरे एरिया में एंटर करता है तो ये खून खराबा का रीजन बन सकता है और यहां तक कि किसी प्राचीन देश को भी खत्म कर सकता है। ज्योति बोल रही थी और आदर्श चुपचाप सुन रहा था। ये उसके लिए पहली बार था जब वो उस दुनिया में जा रहा था। ये जानने के लिए कि वो दुनिया क्या है, ज्योति को आदर्श का पहला गाइड माना जा सकता है। एक एग्जाम्पल के तौर पर क्लाउड वाइल्डरनेस को लो। क्लाउड वाइल्डरनेस के कुछ उजाड़ इलाके लाखों मील या शायद 10 लाख मील तक फैले हुए हैं। ये गहरे रहस्यमय क्षेत्र हैं जिनमें अलग अलग स्थान समय के गुण हैं। ये आदिम उजाड़ जानवरों से भरा हुआ है और यहां तक कि इंसान राजा भी बिना सोचे समझे वहां एंटर करने की हिम्मत नहीं करेंगे। जैसे ही ज्योति ने यह कहा, वो अचानक रुक गई। वो ठंडी निगाहों से आगे देखने लगी। आदर्श भी रुक गया और उसे किसी की किलिंग इंटेंट का एहसास हुआ। सामने कुछ है। आदर्श ने अपनी यांची कृपाण निकाली। उसने अपना हथियार खुद नहीं चुना था, लेकिन चूंकि स्वर्ण रक्षक ने उसे यांची कृपाण दी थी, उसने उसका इस्तेमाल किया। आदर्श को सतर्क देखकर ज्योति भी खुश हुई।
वो कुछ कदम पीछे हटी और आदर्श के पीछे खड़ी हो गई। उसने साफ कर दिया कि यह आदर्श की लड़ाई है। गर्जन। एक धीमी गर्जना सुनाई दी और आदर्श के सामने एक पत्थर की दीवार अचानक हिलने लगी, जिससे पत्थर की धूल उड़ने लगी। जब सब कुछ छट गया तो आदर्श के सामने एक विशालकाय वानर राक्षस प्रकट हुआ। उसका शरीर सीधा खड़ा था और उसकी बाहें लंबी थीं। सिर शरीर का बहुत बड़ा हिस्सा नहीं था। उसकी आंखों की जगह एक क्रॉस बना था और उसका मुंह खून जमा देने वाला बड़ा था। ये राक्षस चट्टानी कवच से ढका हुआ था और इसके शरीर का रंग चट्टान जैसा हो सकता था। यही वजह थी कि आदर्श ने इसे शुरुआत में नहीं देखा था, लेकिन अब अपने शिकार को देखकर उसका शरीर लाल होने लगा और वो जल्द ही एक विशाल लाल रक्त वानर बन गया। ब्लड रॉक जाइंट बीस्ट। इसका लेवल एक भयंकर जानवर जैसा है। ये लालची, क्रूर और बलवान है। इसे अपने शिकार को चीर फाड़ कर मारना पसंद है। इसे मार दो और मैं इस भयंकर जानवर के अवशेषों को रिफाइन कर दूंगी, जिससे तुम धीरे धीरे बैंगनी रक्त के एरिया में एंटर कर सकोगे। ज्योति ने अपनी उंगलियों से थपथपाते हुए कहा। पत्थर का मलबा और धूल उसके पास भी नहीं आई। इस उबड़ खाबड़ अंडरग्राउंड दुनिया में ज्योति के कपड़ों पर कभी दाग नहीं लगे थे। ये ब्लड रॉक जाइंट बीस्ट बहुत विशाल और भयानक था। इंसानों को ऐसे क्रूर और खतरनाक जानवरों को देखकर स्वाभाविक रूप से डर महसूस होता है। यह ऐसा था जैसे कोई इंसान एक बेलगाम शेर के सामने आ जाए तो क्या वो नहीं डरेगा। आदर्श केवल 12 साल का था और ये पहली बार था जब उसका सामना ऐसे भयानक राइवल से हो रहा था। ज्योति आदर्श को ध्यान से देख रही थी। वो जानना चाहती थी कि क्या आदर्श के अंदर डर का जरा सा भी एहसास है। कुछ लोग, खासकर वो यंगस्टर्स जिन्होंने अभी अभी मार्शल आर्ट सीखी होती है, जब पहली बार किसी असली डेंजरस जानवर का सामना करते हैं तो उनके दिल में डर बैठ जाता है। भले ही उनकी ताकत उस जानवर से ज्यादा हो, लेकिन उसके बड़े आकार और डरावने रूप के कारण उनमें कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है। उनका पहला रिएक्शन भागने का होता है। अगर वे लड़ते भी हैं तो अपनी पूरी क्षमता से अटैक नहीं कर पाते। ऐसे बहुत से लोग थे। जब उनका सामना अपनी ही उम्र के कमजोर लोगों से होता था तो वे उन पर हावी हो जाते थे, लेकिन एक बार जब किसी भयंकर जानवर से सामना होता तो उनके चेहरे डर से पीले पड़ जाते थे। ऐसे लोग कमजोरियों की चेन नहीं तोड़ पाते। उनमें ताकतवर लोगों जैसा हर्ट नहीं होता, इसलिए वे कभी महान नहीं बन पाते। ज्योति को यकीन नहीं था कि आदर्श ऐसा इंसान है, लेकिन वो देखना चाहती थी कि आदर्श कितनी दूर जा सकता है, उसे अपनी ताकत पर कितना कॉन्फिडेंस है। लेकिन आदर्श के अगले शब्दों ने ज्योति के विचारों को पूरी तरह से शॉक कर दिया। आदर्श ने कहा, मिस ज्योति, ये ब्लड रॉक जाइंट बीस्ट बहुत क्रूर और बर्बर दिखता है। इसका मांस टेस्टी नहीं लगता, है ना? अरे! ज्योति दंग रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि आदर्श ऐसा सवाल पूछेगा। बात कुछ ऐसी है, गांव में मांस की कमी है। मैं और मांस लाने की सोच रहा हूं। एक छोटे कबीले से होने के कारण मुझे इस दयनीय लाइफस्टाइल की आदत हो गई थी। हालांकि जब से मैंने मार्शल आर्ट का अभ्यास शुरू किया, मैंने विशाल जंगल में शिकार करने का ड्रीम देखा था, ताकि मुझे खाने की चिंता न करनी पड़े। ये ब्लड रॉक जाइंट बीस्ट मेरा पहला शिकार होगा, लेकिन अगर ये टेस्टी नहीं है या खाने लायक भी नहीं है तो इसे मारकर इसका मांस गांव वापस लाना, क्या ये मेहनत की बर्बादी नहीं होगी? ज्योति ने आदर्श की बातें सुनी तो एक पल के लिए रुक गई, फिर हंस पड़ी। उसे एहसास हुआ कि उसने बहुत ज्यादा सोच लिया था। आदर्श ने ब्लड रॉक जाइंट बीस्ट को अपना शिकार बना लिया था। ऐसी फीलिंग बहुत अच्छी थी। हालांकि ये देखने में भद्दा लगता है, लेकिन इसका मांस टेस्टी होता है। दुर्भाग्य से इसके मांस की क्वालिटी कम होती है, इसलिए इसे खाने से तुम्हें ज्यादा एनर्जी नहीं मिलेगी। इसका सार इसकी हड्डियों में ही है। ये अच्छा है जब तक ये टेस्टी है। आदर्श को इसकी परवाह नहीं थी। आखिरकार मांस खाने में कामयाब होने के लिए लियान कबीले को इसकी परवाह नहीं थी। जब आदर्श और ज्योति आपस में बात कर रहे थे तो ब्लड रॉक जाइंट बीस्ट गुस्से में आ गया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे दो छोटे इंसानों ने उसे छोटा कर दिया हो। वो दहाड़ा और उसका विशाल शरीर आगे बढ़ा। उसने अपने स्टील जैसे पंजे फैलाए और आदर्श की ओर खरोंचने लगा। आदर्श ने अपनी आंखों के कोने से उस जानवर को अपनी ओर आते देखा। उसका शरीर किसी पंख की तरह थोड़ा सा हिल गया। आदर्श के पैरों तले की जमीन ब्लड रॉक जाइंट बीस्ट के पंजों से कुचल गई थी, लेकिन आदर्श हमले के रिएक्शन में ऊपर की ओर उड़ गया था, मानो पंजों वाली हवा ने उसे उड़ा दिया हो। आदर्श ने पहले ही सूक्ष्मता तकनीक में पूरी तरह से मास्टर कर लिया था। क्लैंग! यांची कृपाण म्यान से बाहर आ गई और आदर्श के पैर ब्लड रॉक जाइंट बीस्ट की विशाल भुजाओं पर आ गिरे। वो उसकी भुजा पर चढ़ते हुए आगे बढ़ा। ब्लड रॉक जाइंट बीस्ट डर गया और उसने अपना बड़ा मुंह खोल दिया। उसकी खून लाल जीभ भाले की तरह बाहर निकली। ब्लड रॉक जाइंट बीस्ट की जीभ कांटेदार थी और स्टील की प्लेटों को भेद सकती थी। अगर वो किसी इंसान पर लग जाती तो वो मांस की सींक में बदल जाता। लाल जीभ की अटैक स्पीड बहुत तेज थी। आदर्श ने अपनी पुतलियां सिकोड़ लीं और जैसे ही जीभ उसकी छाती में घुसने वाली थी, उसका शरीर बगल की ओर मुड़ गया। वो जीभ के किनारे से चिपककर अटैक करता रहा। जीभ के जोरदार प्रहार ने न सिर्फ यांची कृपाण को रोका, बल्कि आदर्श को अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए फोर्स उधार लेने का मौका भी दिया। पलक झपकते ही वो ब्लड रॉक जाइंट बीस्ट के सिर पर था और अपनी यांची कृपाण के एक जोरदार प्रहार से उसने ब्लड रॉक जाइंट बीस्ट की क्रॉस आकार की आंखों में वार कर दिया।
गर्जन! ब्लड रॉक जाइंट बीस्ट ने एक जोरदार चीख मारी। उसने आदर्श को काटने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन इस अटैक से उसकी किस्मत नहीं बदली। आदर्श ने छलांग लगाकर यांची कृपाण से वार किया। पुआ! यांची कृपाण ने ब्लड रॉक जाइंट बीस्ट की आंख को भेदते हुए उसके मस्तिष्क तक एंटर किया, जिससे खून फैल गया। आदर्श की अद्भुत शारीरिक पावर उस प्रहार में समा गई थी, जिससे यांची कृपाण ने बिना किसी रेसिस्टेंस के ब्लड रॉक जाइंट बीस्ट के सिर को पूरी तरह से भेद दिया, जिससे उसकी खोपड़ी टुकड़े टुकड़े हो गई। ब्लड रॉक जाइंट बीस्ट जोर से चीखा और फिर रुक गया। उसका शरीर जोर से ऐंठ गया। आखिरकार जैसे तैसे संघर्ष करते हुए वो छपाक से जमीन पर गिर पड़ा और निश्चल पड़ा रहा। 2 सांसों के लिए जरूरी समय में आदर्श ने एक ब्लड रॉक जाइंट बीस्ट को मार गिराया था। उसके अटैक साफ और डिसिसिव थे। आदर्श ने कोई खास चाल नहीं अपनाई। उसने बस 2 बार डॉज किया और एक सीधा वार किया। ये दोनों छल सूक्ष्मता तकनीक के प्रूफ थे। उसके भेदन में ड्रैगन रिप टाइगर बोन फिस्ट, ड्रैगन राइज फ्रॉम द सी की मुट्ठी की चाल का इस्तेमाल किया गया था। कृपाण को मुट्ठी की तरह इस्तेमाल करते हुए आदर्श ने ड्रैगन रिप टाइगर बोन फिस्ट पर अपने कंट्रोल को पूरी तरह परफेक्ट कर लिया था। शुरू से अंत तक आदर्श ने कोई अनावश्यक चाल नहीं चली। इसे परफेक्ट कहा जा सकता है। पहली बार हथियार का इस्तेमाल करते हुए तुम सचमुच ड्रैगन राइज फ्रॉम द सी चाल का इस्तेमाल कर सकते हो, बुरे नहीं हो। ड्रैगन रिप टाइगर बोन फिस्ट की तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बहुत गहरी है और तुम इसे लचीले ढंग से इस्तेमाल कर सकते हो। यह अंडरस्टैंडिंग बेहद शानदार है। ज्योति उसकी तारीफ करने में कंजूस नहीं थी। आदर्श ने शर्माते हुए कहा, दरअसल सारा क्रेडिट मिस ज्योति के नोट्स को जाता है। उन्होंने मुझे सिखाया कि सिर्फ चालों तक लिमिटेड ना रहूं और ड्रैगन रिप टाइगर बोन फिस्ट की सभी चालों को भूल जाऊं और उसे अपना बना लूं। आदर्श को कोई भी कृपाण तकनीक नहीं आती थी, इसलिए वो अपनी मुट्ठी की तकनीक को ही कृपाण तकनीक के रूप में इस्तेमाल कर सकता था। ये सब बहुत नेचुरल था। ड्रैगन रिप टाइगर बोन फिस्ट असल में तलवार के लिए सबसे परफेक्ट है। कृपाण ज्यादा अटैक करती है। फ्यूचर में तुम्हें और भी हथियार आजमाने चाहिए। इस दुनिया में ऐसे कई वॉरियर्स हैं जो हथियारों से बंधे नहीं हैं। वे न सिर्फ चालें भूल सकते हैं, बल्कि हथियार भी भूल सकते हैं। वे हथियारों की आत्मा का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसे कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे वे उसका पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं। वे हथियारों को अपने शरीर का हिस्सा बना सकते हैं। ज्योति की मार्शल आर्ट की अंडरस्टैंडिंग ज्यादातर लोगों से कहीं ज्यादा थी, इसलिए कुछ ही शब्दों में आदर्श प्रेरित हो गया। हथियारों को भुलाया जा सकता है, उन्हें उसका पूरा इस्तेमाल करने की परमिशन देना। तो मिस ज्योति, आदर्श ने ज्योति के कंधों के पास रखी फ्रॉस्ट वाटर तलवार की तरफ देखा। ज्योति मुस्कुराई। मैं अपनी ब्लड लाइन माइनस सॉर्ड ऑफ द हर्ट माइनस के कारण तलवार का उपयोग करती हूँ। ये अपने आप में एक अलग ही लेवल है। करंट को तुम अनदेखा कर सकते हो। मैं आज तुम्हारे लिए एक भयंकर पशु अवशेष को रिफाइन करूंगी, बस देखते रहो। इतना कहते ही ज्योति की कलाई से एक चमक निकली। 3 फुट की एक कांसे की डिस्क हवा में उड़ी। वो तेजी से बड़ी होती गई और डिस्क के चारों ओर कई रून उड़ गए। आदर्श बिना पलक झपकाए देखता रहा। उसने पहले वाइल्ड हेवन मास्टर्स के बारे में सुना था और आज वो पहली बार किसी को एक पशु अवशेष को रिफाइन करते हुए देख सकता था। ज्योति न केवल मार्शल आर्ट में टैलेंटेड थी, बल्कि वो एक वाइल्ड हेवन मास्टर भी थी। आदर्श के मन में मिली जुली भावनाएं थीं। वो 17 साल की थी और उसकी तुलना में वो कुछ भी नहीं था। अगर अधिकारी रुद्र को ज्योति की प्रतिभा का एवेल्युएशन करना हो तो वो कौन सी रैंक पर होगी? अर्थ रैंक, जो एक यंग सेज है। वैभव दिव्य साम्राज्य के फाउंडर एम्परर एक सेज थे। उनसे एक कदम ऊपर ग्रेट एम्पर्स थे। ये कैसी धारणा थी? आदर्श को समझ नहीं आया। जब आदर्श अंधाधुंध और अनियंत्रित अनुमान लगाने लगा तो विशाल ब्लड रॉक बीस्ट डिस्क द्वारा एब्जॉर्ब किया जा रहा था। फिर उसने जो देखा उससे वो हैरान रह गया। उन्होंने आश्चर्य से देखा कि कांसे डिस्क के नीचे ब्लड रॉक बीस्ट के शरीर से लाइट के कई पॉइंट्स प्रकट हुए। ये लाइंस हल्के लाल रंग की थीं। आदर्श को लगा कि उनकी आकृतियां उन लाइट पॉइंट्स जैसी थीं जिन्हें पर्पल क्रिस्टल एब्जॉर्ब कर सकता था। आदर्श दंग रह गया। उसने ज्योति को घूरा, क्योंकि वो सीलिंग प्रोसेस शुरू करने के लिए कई इशारे कर रही थी। वो डिस्क में एक के बाद एक रून भेज रही थी और इन रूनों का इस्तेमाल उन लाइट पॉइंट्स को कंट्रोल करने के लिए किया जा रहा था। ये लाइट पॉइंट्स निस्संदेह एनर्जी थे। ज्योति की वाइल्ड हेवन टेक्निक के लेवल ने उसके लिए लाइट पॉइंट्स को कंट्रोल करना मुश्किल बना दिया था। दरअसल आदर्श देख सकता था कि ज्योति केवल 60% लाइट पॉइंट्स को ही कंट्रोल कर पा रही थी। बाकी पॉइंट्स धीरे धीरे आसपास के एनवायरनमेंट में गायब हो रहे थे। आदर्श के मन में अचानक एक आइडिया आया। उसने अपने दिल में मौजूद पर्पल क्रिस्टल से जुड़ने की कोशिश की और जल्द ही उसकी आध्यात्मिक शक्ति रिलीज हो गई और उसने पाया कि वो उन लाइट पॉइंट्स को नेचुरल तरीके से आसानी से कंट्रोल कर सकता है। अगर वो चाहता तो ज्योति द्वारा इकट्ठे किए गए सभी लाइट पॉइंट्स को भी एब्जॉर्ब कर सकता था। आदर्श ने ऐसा नहीं किया, बल्कि उसने लाइट पॉइंट्स को इकट्ठा किया, मानो लाइट पॉइंट्स को कोई ऑर्डर मिला हो और वे ज्योति की ओर बढ़ रहे हों। अचानक ज्योति की पोशाक चमकदार हो गई। ज्योति की आंखें चमक उठीं। आज भयंकर जानवर के अवशेष को रिफाइन करना इतना इजी क्यों था? भयंकर जानवर की हड्डियों से एनर्जी को कंट्रोल करना उंगली उठाने जितना इजी था। जब वाइल्ड हेवन मास्टर्स जानवरों की हड्डियों का शोधन करते हैं तो एनर्जी का लॉस होता है।
ज्योति अभी भी वाइल्ड हेवन टेक्निक में पूरी तरह से निपुण नहीं थी, इसलिए जब वो भयंकर जानवरों के अवशेषों का शोधन करती तो लगभग 40% एनर्जी खो देती। लेकिन आज ज्योति को लगा कि शोधन करते समय उसने 5% से ज्यादा एनर्जी भी नहीं खोई। क्या हुआ था? ज्योति जानती थी कि उसे कोई खास सफलता नहीं मिली थी। यह जरूर कोई दुर्घटना या गुड लक का रिजल्ट होगा। एक वाइल्ड हेवन मास्टर के लिए कई बार चीजें बहुत अच्छी रहती थीं, जिसकी वजह से एक उत्कृष्ट अवशेष बनता था। इसलिए यह अजीब नहीं था, लेकिन आज कुछ अलग सा लगा। हालांकि वो थोड़ी शॉक्ड थी, लेकिन इसका ज्योति के हाथों के मूवमेंट्स पर कोई असर नहीं पड़ा। जैसे जैसे उंगलियों की परछाइयां बनती गईं, उसकी मुहरें तेज होती गईं। आदर्श ने गौर से देखा और उसकी नजरें लाइट पॉइंट्स पर टिकी रहीं। जब तक वो चाहता, वो लाइट पॉइंट्स की गति को कंट्रोल कर सकता था। आदर्श के लिए ये एक सुखद एहसास था। वो समझ गया कि एक वाइल्ड हेवन मास्टर में भयंकर और उजाड़ जानवरों की हड्डियों के भीतर एनर्जी इकट्ठा करने की क्षमता थी। लेकिन वे सिर्फ इकट्ठा नहीं कर रहे थे। इकट्ठा करने के प्रोसेस में वाइल्ड हेवन मास्टर एनर्जी को प्रोसेस करते थे और उस पर अपना मार्क लगाते थे। इसके अलावा उजाड़ हड्डियों के अपने गुण होते हैं। वाइल्ड हेवन मास्टर के मार्क और उजाड़ हड्डियों के गुणों को मिलाकर ये अविश्वसनीय चेंज ला सकता था, जिससे अस्थि अवशेष में वह गुण आ जाता था जो मूल रूप से उजाड़ हड्डियों में नहीं था। इन बातों ने आदर्श में गहरी दिलचस्पी जगाई। क्या होगा अगर मैं एक वाइल्ड हेवन मास्टर बन जाऊं? ये आइडिया अचानक आदर्श के दिमाग में आया और बढ़ने लगा। एक बीज की तरह वो एक विशाल और विशाल पेड़ बन गया। एक वाइल्ड हेवन मास्टर होने से उसे कई बेनिफिट्स मिलेंगे। विशाल निर्जन दुनिया में ये सबसे महान प्रोफेशन था। वे अपनी वाइल्ड हेवन टेक्निक्स का उपयोग करके असीमित धन प्राप्त कर सकते थे, और धन का मतलब था खेती के रिसोर्सेज। इतना ही नहीं, उनके पास एनर्जी को प्रोसेस करने की खास टेक्निक्स भी थीं। इससे आदर्श उत्साह से भर उठा। आदर्श ने पहले प्रिया से सुना था कि वाइल्ड हेवन मास्टर अलग अलग इफेक्ट्स वाले अस्थि अवशेष बनाते हैं। कुछ का उपयोग इलाज के लिए, कुछ का उपयोग साधना बढ़ाने के लिए, कुछ का उपयोग किसी बाधा को दूर करने के लिए, और कुछ का उपयोग दिमाग बढ़ाने के लिए किया जाता है। इस टेक्निक में स्पेशलाइजेशन थी। पर्पल क्रिस्टल ओरिजिन्स केवल शुद्ध एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता था, लेकिन वो एनर्जी के गुणों को चेंज नहीं कर सकता था। अगर हम एनर्जी को भोजन के समान माने तो पर्पल क्रिस्टल ओरिजिन्स बेहतरीन मटेरियल का कलेक्टर था। एक वाइल्ड हेवन मास्टर रसोइया था। उनकी पाककला स्किल वाइल्ड हेवन टेक्निक पर आधारित थी, और मटेरियल को प्रोसेस करके वे टेस्टी डिशेस बना सकते थे। पर्पल क्रिस्टल के साथ उसके पास सबसे अच्छी मटेरियल होगी, और अगर उसके पास मटेरियल में हेरफेर करने की क्षमता है तो क्या उसे सबसे अच्छी डिशेस बनाने के लिए इसे नहीं सीखना चाहिए? आदर्श के मन में उन कुछ सेकंड में कई आइडियाज आए। तब तक ज्योति ने सफेद रोशनी में ब्लड रॉक जाइंट बीस्ट की हड्डियों को पिघला दिया था और अंततः उसे एक हरी फलियों के आकार के अस्थि अवशेष में बदल दिया था। जहां तक ब्लड रॉक जाइंट बीस्ट के मांस की बात है, ज्योति ने उसे छुआ तक नहीं। मांस अलग करके एक तरफ रख दिया गया था। उसके हाथ के एक इशारे से मांस उसके इंटरस्पेशल रिस्ट बैंड में सेव हो गया। ज्योति ने उस अस्थि अवशेष को हैरानी भरे भाव से देखा, लेकिन उसने आगे कुछ नहीं सोचा और उंगली के एक झटके से वो अस्थि अवशेष आदर्श की हथेली पर आ गिरा। इसे खा लो, तुम लगातार लड़ाइयां लड़ते रहोगे, तुम्हारी एनर्जी की खपत बहुत ज्यादा होगी, ज्योति ने मन ही मन सोचा। वो अभी भी समझ नहीं पा रही थी कि हड्डियों की एनर्जी इतनी आज्ञाकारी क्यों थी, उसके कंट्रोल में क्यों थी। ठीक है मिस ज्योति। आदर्श ने उस भयंकर जानवर के अवशेष को मूंगफली की तरह अपने मुंह में डाल लिया। कुछ बार चबाने के बाद उसने उसे निगल लिया। भयंकर पशु अवशेष का टेस्ट किसी मादक मिठाई जैसा था। पेट में जाते ही पूरे शरीर में गर्मी का एक उछाल फैल गया। आदर्श की एनर्जी जो खत्म हो गई थी, तुरंत फिर से भर गई। ज्योति द्वारा रिफाइन किया गया पशु अवशेष पर्पल क्रिस्टल द्वारा एब्जॉर्ब की गई एनर्जी से अलग था। इस पशु अवशेष का पावर रिफिल पर कहीं बेहतर इफेक्ट था। आदर्श ने अनजाने में पूछा, वैसे मिस ज्योति, क्या आप वाइल्ड हेवन टेक्निक का डेमोन्स्ट्रेशन कर रही थी? अगर कोई नॉर्मल इंसान वाइल्ड हेवन टेक्निक सीखे तो उसके क्या मेथड हैं? ओह, ज्योति ने हैरानी से आदर्श को देखा। अंधेरी वाइल्ड ह्यूमन वैली में भी उसकी आंखें बेहद चमकदार थीं। तुम वाइल्ड हेवन टेक्निक सीखना चाहते हो? मुझे इसमें इंटरेस्ट है, आदर्श ने जवाब दिया। ज्योति ने अपना सिर हिलाया। मैं तुम्हें एडवाइस देती हूं कि इसे मत सीखो। जब तुम सीखना शुरू करोगे तो तुम्हें प्रैक्टिस के लिए बहुत सारी जानवरों की हड्डियों की नीड होगी और बहुत सारी एनर्जी वेस्ट होगी। इसमें बहुत सारे रिसोर्सेज खर्च होंगे और तुम्हें एक अच्छे टीचर की नीड होगी जो तुम्हारे मेथड्स को ठीक करे, एनर्जी पर कंट्रोल रखे। इसमें कई कॉम्प्लेक्स चेंज भी शामिल हैं। ये बहुत डिफिकल्ट है। तो वाइल्ड हेवन मास्टर्स ज्यादातर अमीर संस्थाओं से आते हैं, जैसे कि एक बड़ा परिवार, कबीला या एक बड़ा संप्रदाय। इसके अलावा बड़ी मात्रा में रिसोर्सेज की नीड के अलावा वाइल्ड हेवन टेक्निक के स्टूडेंट्स में एनर्जी को कंट्रोल करने का टैलेंट भी होना चाहिए। ऐसे लोगों की आत्मा प्रबल होती है और स्वर्ग पृथ्वी एनर्जी के साथ उनका नेचुरल कनेक्शन होता है। बहुत कम लोग ऐसा कर पाते हैं। इसकी पॉसिबिलिटी लाखों में एक से भी कम है। ज्योति के इतना कहने के बाद आदर्श ने सिर हिलाया और कहा, मैं समझ गया कि मिस ज्योति क्या कह रही हैं। हाँ,
ज्योति ने सिर हिलाया। ये अच्छी बात है कि तुम समझ गए। मैं बता सकती हूँ कि मार्शल आर्ट के प्रति तुम्हारी गहरी अंडरस्टैंडिंग है। मैं तुम्हें भटकने और अपना टाइम वेस्ट करने से रोकना चाहती हूँ। वाइल्ड हेवन टेक्निक सीखना बहुत ही मेहनती काम है। ज्योति ने ये सारे शब्द आदर्श की अवास्तविक उम्मीदों को दूर करने के लिए कहे थे, लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही आदर्श ने अपना निष्कर्ष दे दिया था, मैं अभी भी सीखना चाहता हूँ। ज्योति अवाक रह गई। कई योद्धा वाइल्ड हेवन मास्टर द्वारा अस्थि को रिफाइन करने का प्रोसेस देखकर भावुक हो जाते थे। आखिरकार एक वाइल्ड हेवन मास्टर का पद और धन दोनों ही ऐसी चीजें थीं जिनकी तुलना योद्धा नहीं कर सकते थे। हालांकि ऐसा करने के बाद इन लोगों ने अपना ज्यादातर टाइम, एनर्जी और धन वेस्ट कर दिया। ये इसके लायक नहीं था। मैं सीरियस हूं, ये कोई सनक नहीं है। आदर्श ने ज्योति की ओर देखा। फ्लोरोसेंट मिनरल्स की रोशनी में उनकी आंखें एक दूसरे को देखते हुए 3 फुट की दूरी पर थीं। ज्योति ने अपनी भूमें सिकोड़ ली। वो आदर्श को जानती थी। राज्य के चयन के पहले राउंड में आत्मा की परीक्षा में आदर्श ने पहला स्थान प्राप्त किया था, इसलिए ज्योति जानती थी कि आदर्श एक आत्मायुक्त व्यक्ति है। ये लोग जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेते थे, बल्कि एक बार डिसीजन ले लेने के बाद वे अपने टारगेट को एक्सेप्ट कर लेते थे और सभी मुश्किलों पर विनर बन जाते थे। हालांकि महान आत्मा का मतलब ये नहीं था कि उनकी कोई असफलता नहीं थी। ज्योति ने आदर्श को अजीब नजरों से देखा। लगता है तुमने सचमुच मन बना लिया है। तुम अपना टाइम और रिसोर्सेज वेस्ट करने के रिस्क पर भी हार नहीं मानोगे? हाँ, आदर्श ने सिर हिलाया। ठीक है तो? ज्योति ने अपना सिर हिलाया। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें वाइल्ड हेवन टेक्निक से परिचित होने का मौका दूंगी। वाइल्ड हेवन टेक्निक सीखने के लिए तुम्हें कम से कम पर्पल ब्लड एरिया में होना होगा। मेरे पास मेरे गुरु द्वारा छोड़ा गया एक स्क्रॉल है। ये एक वाइल्ड हेवन मास्टर की नोटबुक है। ये कहते हुए ज्योति ने अपने इंटरस्पेशल रिस्ट बैंड से एक काला स्क्रॉल निकाला। स्क्रॉल पर कोई सजावट नहीं थी और वो थोड़ा पुराना लग रहा था। मेरे गुरु ने मुझे 18 स्क्रॉल दिए थे। मैंने पहले स्क्रॉल की सारी सामग्री पहले ही याद कर ली है। मैं इसे तुम्हें उधार दूंगी। 2 साल में अगर तुम उस नोटबुक से कुछ भी समझ पाओ, बेसिक हस्तमुद्राएं और एनर्जी कंट्रोल सीख लो, तो मैं तुम्हें वाइल्ड हेवन टेक्निक सीखने में हेल्प करूंगी। अगर नहीं तो तुम्हें ये नोटबुक मुझे वापस करनी होगी। दुर्जय भले ही एक बेईमान, कंजूस और लालची था, लेकिन उसकी वाइल्ड हेवन टेक्निक लाजवाब थी। वो निश्चित रूप से एक मास्टर लेवल का था। ये साफ था कि दुर्जय द्वारा छोड़ी गई वाइल्ड हेवन मास्टर नोटबुक बहुत कीमती थी। आदर्श ने मिश्रित भावनाओं के साथ स्क्रॉल को देखा। वो कुछ देर चुप रहा और फिर गंभीरता से बोला, मिस ज्योति की दयालुता को मैं दिल से मानूंगा। भविष्य में अगर थोड़ी सी भी पॉसिबिलिटी हुई कि मैं मिस ज्योति के टर्मिनेटेड मेरिडियंस में हेल्प कर सकूं, तो मैं हर कीमत पर ऐसा करूंगा। आदर्श ने गंभीरतापूर्वक स्क्रॉल को अपने हाथ में ले लिया। ज्योति ने असहाय भाव से आदर्श को देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बच्चा क्या सोच रहा होगा कि वो वाइल्ड हेवन टेक्निक सीख सकता है। दरअसल ज्योति ने दुर्जय का स्क्रॉल आदर्श को उसके खिलाफ भारी मुश्किलों का एहसास दिलाने के लिए निकाला था। स्क्रॉल की कठिनाई बहुत ज्यादा थी, खासकर शुरुआती लोगों के लिए। ज्योति ने आदर्श का हाथ पकड़ा और अपने नाखून से उसके अंगूठे पर चुभो दिया। खून की एक बूंद उस स्क्रॉल पर टपक पड़ी। इन 2 सालों में सिर्फ तुम ही इस पुस्तक को पढ़ पाओगे। अगर ये किसी और के हाथ में चली गई तो ये पुस्तक अपने आप नष्ट हो जाएगी। इस दुनिया में हालांकि वाइल्ड हेवन मास्टर्स द्वारा कुछ पब्लिक लेक्चर्स दिए गए थे, फिर भी कुछ मूल विरासतें थीं जिन्हें अपनी प्रॉपर्टी के रूप में सहेज कर रखा गया था। दुर्जय द्वारा छोड़ा गया स्क्रॉल आत्मविनाश क्षमताओं से लैस था, इसलिए जब तक दूसरे वाइल्ड हेवन मास्टर्स स्क्रॉल को नहीं देख लेते, आदर्श की योग्यताओं के साथ उसके पास स्क्रॉल की मूल शिक्षाओं को लीक करने का कोई मेथड नहीं था। क्योंकि वो इसे समझ ही नहीं पाएगा, इसलिए वो इससे जुड़ भी नहीं पाएगा। आदर्श ने उस स्क्रॉल को अपनी मेंटल एनर्जी से जोड़ा। स्क्रॉल की सामग्री देखकर वो दंग रह गया। विभिन्न कॉम्प्लेक्स सिंबल्स, स्ट्रक्चर, मैप्स और अंडरस्टैंडिंग उसे ग्रीक लग रही थी। इतना ही नहीं, इस स्क्रॉल के भीतर की सामग्री भी बहुत बड़ी थी। आदर्श को ऐसा लगा जैसे पूरी लाइब्रेरी को स्क्रॉल में ट्रांसफर कर दिया गया हो। और ज्योति के अनुसार ये तो बस पहला स्क्रॉल था, 17 और भी थे, और उन स्क्रॉल की कठिनाई शायद और भी ज्यादा रही होगी। वाइल्ड हेवन टेक्निक तो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी। अब क्या तुम अब भी इसे सीखना चाहते हो? आदर्श के आश्चर्य और शौक के भाव को देखकर ज्योति के होठों पर उसे हराने की संतुष्टि दिखाई दी। वाइल्ड हेवन टेक्निक की डिफिकल्टी से तुम्हें अवेयर कराना, तुम्हें अपने खिलाफ मौजूद भारी मुश्किलों से अवेयर कराने के लिए एक एडवाइस है, तभी तुम ऐसे अवास्तविक डिसीजंस नहीं लोगे। आदर्श कुछ देर के लिए अवाक रह गया और गंभीरता से स्क्रॉल अपने पास रख लिया। उसने हाथ जोड़कर कहा, मिस ज्योति, 2 साल बाद कृपया मेरी वाइल्ड हेवन टेक्निक के रिजल्ट देखें। ज्योति अवाक रह गई। आदर्श के पास कोई रिसोर्सेज नहीं थे और वो चर्च के चूहे जितना गरीब था। उसमें ज्यादा योग्यता भी नहीं थी। वो शब्दों और रेखा चित्रों से भरी एक किताब से, जिसे वो समझ ही नहीं सकता था, वाइल्ड हेवन टेक्निक कैसे सीख सकता था। यदि आदर्श ने कई इम्पॉसिबल चीजें न की होती और ज्योति पर प्रशंसा के लेवल तक अच्छा इफेक्ट न छोड़ा होता, तो ज्योति ने आदर्श को एक अनुचित व्यक्ति के रूप में लेबल किया होता। आप स्वयं को संभालिए। अपनी बात कहने के बाद जेल में बोलना बंद कर दिया और वो केवल इसे छोड़ सकती थी। वो मुड़ी और वैली में और आगे बढ़ती गई। पुआ!
आदर्श ने एक भयंकर जानवर द्वारा किए गए सीक्रेट अटैक का मुकाबला किया और उसके सिर को काट दिया। ये क्रूर जानवर बंदर के आकार का था और इसके 2 पंख थे जिससे ये चमगादड़ जैसा दिखता था। पर्पल टूथ बैट। इसके दांतों में बैंगनी जहर होता है और इंसानों के शरीर में घुसते ही ये उनकी मांसपेशियों को पिघलाकर तरल पदार्थ में बदल देता है। फिर पर्पल टूथ बैट उन्हें चूसकर सुखा देता है। अंत में केवल सूखी त्वचा ही बचती है। पर्पल टूथ बैट की ताकत ज्यादा नहीं है, लेकिन इसकी स्पीड बहुत तेज है और ये छिपकर अटैक करने में माहिर है। ये बहुत अच्छी बात है कि आप इसका सिर काट पा रहे हैं। पिछले कुछ घंटों में आपकी कृपाण टेक्निक और भी बेहतर हो गई है। ज्योति क्लाउड के जंगल के क्रूर जानवरों को कंट्रोल करने में बहुत एक्सपर्ट थी। वो एक विश्वकोश की तरह थी। ज्योति रास्ते में मिलने वाले हर क्रूर जानवर और खतरनाक पौधे को जानती थी। रास्ते में आदर्श भयंकर जानवरों से लड़ता था, जबकि ज्योति उसे एडवाइस देती थी, उसकी चालाकी की तारीफ करती थी और उसकी कमियों की ओर इशारा करती थी। इससे आदर्श को बहुत बेनिफिट हुआ। टाइम तेजी से बीतता गया और दोनों घाटी में और भी गहराई तक पहुंच गए। उन्होंने सैकड़ों मील का सफर तय किया, 1 दिन और 1 रात बिताई। दोनों के बीच दर्जनों झगड़े हुए। आदर्श ने उन सभी को जीता। इस दौरान आदर्श को चोटें आईं, लेकिन वे मामूली थीं, इसलिए वो जल्दी ठीक हो गया। अगर उन्हें भूख लगती तो वे वहीं खाना बना लेते। मांस भूनना, चावल भाप में पकाना और सूप बनाना। हालांकि ज्योति अच्छे खाने का शौकीन नहीं थी, फिर भी आदर्श के हाथ का बना खाना देखकर उसका मुंह में पानी आ जाता था। लंबे समय तक घर से दूर रहने के बावजूद आदर्श को कोई चिंता नहीं थी। लियान जनजाति के कबीले की देखभाल स्वर्ण रक्षक कर रहे थे और किसी की भी प्रिया को छूने की हिम्मत नहीं थी। एक और दिन बीतने के बाद दूसरी रात हो चुकी थी। लगातार भयंकर युद्धों के बाद आदर्श ने बड़ी प्रोग्रेस कर ली थी, क्योंकि हर लड़ाई के बाद आदर्श एक हड्डी अवशेष खा सकता था, जिससे उसकी साधना मजबूत होती थी। इससे न केवल उसकी साधना का लेवल सुधरा, बल्कि उसकी फाउंडेशन भी मजबूत हो गई। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि आदर्श का युद्ध का एक्सपीरियंस तेजी से बढ़ा था। विशाल जंगल में घूमना और जीवन मरण के युद्धों का एक्सपीरियंस करना बेहद कीमती था। अचानक आदर्श को एक तेज सरसराहट की आवाज सुनाई दी। कुछ ही देर में सरसराहट और भी तेज हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे हजारों पाउंड रेत लगातार पीस रही हो। यह आवाज उनके कानों के पर्दों पर जोर से पड़ रही थी। आदर्श को जब क्षणिक ठंड का एहसास हुआ तो उसके चेहरे पर एक बदलाव आया। ये एक ठंडी हवा की तरह था जो बहकर हड्डियों में घुस गई। ये क्या है? आदर्श एकदम सतर्क हो गया और ध्यान से इधर उधर देखने लगा। मंद फ्लोरोसेंट रोशनी में उसने जो देखा उससे उसके सिर में झुंझुनी होने लगी। कुछ ही दूरी पर काले सांपों का एक ग्रुप रेंग रहा था। सांपों के इस ग्रुप में सबसे पतला सांप पानी की बाल्टी जितना मोटा था। कुछ तो पानी की टंकी जितने मोटे थे और कुछ इतने मोटे कि 2 लोग उन्हें घेर नहीं पा रहे थे। चारों ओर से सांपों का एक ग्रुप आया और आदर्श और ज्योति को घेर लिया। ये सभी सांप भयंकर जानवर लेवल के थे। इतने सारे सांपों के हमले से आदर्श का कटना तय था, लेकिन आदर्श के पास ज्योति थी। ज्योति ने अनगिनत अजगरों पर नजर डाली और हल्के से कहा, हमारा सामना एक उजाड़ जानवर से हुआ है। इन सभी सांपों को एक उजाड़ जानवर खदेड़ रहा है। उजाड़ जानवर? आदर्श दंग रह गया। उजाड़ जानवर क्रूर जानवरों से एक लेवल ऊपर थे। क्रूर जानवरों की तुलना में उजाड़ जानवर बहुत कम थे, लेकिन वे विशाल जंगल के असली मालिक थे। ये एक फ्रॉस्ट पाइथन है। अजगरों के इस विशाल ग्रुप में ज्योति ने असली सर्प राजा को देखा। फ्रॉस्ट पाइथन। आदर्श को फ्रॉस्ट पाइथन के बारे में जरूर पता था। उसने विक्रम से फ्रॉस्ट पाइथन की उजाड़ हड्डियां चुराई थी। फ्रॉस्ट पाइथन की उजाड़ हड्डियां जहरीली थीं। इसे रिफाइन करने के लिए एक वाइल्ड हेवन मास्टर की जरूरत थी, वरना रिजल्ट भयानक होते। ये एक अपरिपक्व फ्रॉस्ट पाइथन है। बहुत बढ़िया आदर्श, यही तुम्हारा मौका है। फ्रॉस्ट पाइथन सबसे कमजोर उजाड़ जानवरों में से एक है। एक अपरिपक्व पाइथन की ताकत एक नॉर्मल पर्पल ब्लड योद्धा जितनी होती है। तुम पर्पल ब्लड लेवल पर लड़ने का एक्सपीरियंस ले सकते हो। इस लड़ाई में तुम्हें बस हार नहीं माननी है। ये खुद को मजबूत बनाने का एक मेथड होगा। आदर्श अभी भी पीक पर था, -QE संग्राहक एरिया। नश्वर ब्लड और पर्पल ब्लड के बीच का अंतर बहुत बड़ा था, लेकिन आदर्श के स्किल में सूक्ष्मता और अद्वितीय अंतर्दृष्टि थी। अपने कंट्रोल्ड शरीर ड्रैगन पल्स के साथ वो एक कमजोर पर्पल ब्लड योद्धा से भी लड़ सकता था। आदर्श की आंखें उत्साह से चमक उठीं। उजाड़ जानवर। आखिरकार वो एक उजाड़ जानवर से लड़ने जा रहा था, लेकिन इतने सारे सांपों के साथ। आदर्श अभी सोच ही रहा था कि ज्योति ने एक चाल चली। उसने अपनी फ्रॉस्ट वाटर तलवार निकाली और आगे की ओर एक अटैक किया। इस अटैक से एक नीली सफेद तलवार की क्यूई बन गई। ये तलवार की क्यूई हड्डियों तक ठंडी थी। ये पानी की लहर की तरह फैल गई और हवा में मौजूद जलवाष्प जम गई और जमीन पर बर्फ की एक परत बिछ गई। उस पल ज्योति के बीच में होने पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई विशाल बर्फ का फूल खिल गया हो। आसपास का 100 गज का एरिया बर्फ की दुनिया में बदल गया था। आगे बढ़ते हुए अजगरों का ग्रुप बर्फ से जम गया था और बर्फ की मूर्तियों में बदल गया था। ये सीन देखकर आदर्श हैरान रह गया। वो जानता था कि ये क्रूर जानवर कितने ताकतवर हैं, लेकिन ज्योति के हाथों में उनका कोई रेसिस्टेंस नहीं था और पूरा ग्रुप एक ही अटैक में मारा गया।
केवल फ्रॉस्ट पाइथन सर्प ही ज्योति के बर्फीले तलवार के हमले का विरोध कर सकता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि फ्रॉस्ट पाइथन सर्प शक्तिशाली था और उसका मूल गुण ठंडा था, इसलिए उसमें फ्रॉस्ट क्यूई के प्रति ज्यादा रेसिस्टेंस था। लेकिन घटनाओं के इस अचानक मोड़ ने फ्रॉस्ट पाइथन को शॉक कर दिया। उसने शुरू में सोचा था कि आदर्श और ज्योति एक शानदार भोजन होंगे, एक निश्चित पावर वाले योद्धा लाचार जानवरों के लिए एक अच्छा सप्लीमेंट होते हैं। उन्हें खाने से उसकी ग्रोथ में मदद मिलती और वो जल्दी मैच्योर हो जाता। इस तरह फ्रॉस्ट पाइथन ने अपने सभी अजगरों को उन दोनों पर अटैक करने के लिए भेज दिया ताकि वो अपने अजगरों की सेना के साथ उनकी एनर्जी को खत्म कर सके। लेकिन शॉकिंग बात यह थी कि अटैक करने से पहले ही उसकी अजगर सेना का सफाया हो गया। फ्रॉस्ट पाइथन में थोड़ी बुद्धि थी। उसे अचानक उस युवती की ताकत का एहसास हुआ और वो मुड़कर भागने ही वाला था, लेकिन रून्स चमकने लगे। इन रून्स ने लाइट की एक दीवार बना दी जिसने फ्रॉस्ट पाइथन, आदर्श और ज्योति को अपने भीतर फंसा लिया। तुम बच नहीं सकते, ज्योति ने अपनी फ्रॉस्ट वाटर तलवार म्यान में डालते हुए कहा। अगर तुम उस युवक को जीत लोगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगी, अगर तुम नहीं जीत पाए तो तुम मर जाओगे। ओह, ये इंसानों की भाषा समझ सकता है। ज्योति को फ्रॉस्ट पाइथन से बात करते देख आदर्श हैरान रह गया। ऐसा नहीं है, लेकिन बेसहारा जानवर इंसानों की आध्यात्मिक वेव्स को महसूस कर सकते हैं, इसलिए वे मतलब समझ सकते हैं। ज्योति वाकई सही थी। इस फ्रॉस्ट पाइथन ने अपने दुश्मन को पहचान लिया था। उसने आदर्श को घूरा और अपने काले नुकीले दांत दिखाए। फ्रॉस्ट पाइथन ज्यादा बड़ा नहीं था। अजगरों के ग्रुप में इसका शरीर असल में सबसे छोटा था। इसका शरीर एक वयस्क की जांघ जितना मोटा था और 3 फीट से ज्यादा लंबा नहीं था। आदर्श फ्रॉस्ट पाइथन को घूर रहा था। उसके हर स्केल की बनावट आदर्श को साफ दिखाई दे रही थी। ताओ कबीले द्वारा एक फ्रॉस्ट पाइथन को मार पाना यह साबित करता है कि फ्रॉस्ट पाइथन उजाड़ जानवरों में सबसे कमजोर था। ये लड़ाई उसके लिए बिल्कुल सही थी। ज्योति किनारे खड़ी उत्सुकता से देख रही थी। वो आदर्श और फ्रॉस्ट पाइथन के बीच लड़ाई का रिजल्ट देखना चाहती थी।